भात या चावल एक ऐसा अनाज है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है। भात के बिना भारत नहीं, एशिया नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ब्रिटिश लुटेरों के आने से पहले और शायद मुगलों से भी पहले हम लोगों का मुख्य भोजन भात नहीं, मड़ुआ था। ऐसा मत सोचिएगा कि जब मड़ुआ था तो भात नहीं था। दोनों थे, पर भात कम खाते थे, जबकि उसकी तुलना में मड़ुआ का प्रयोग ज्यादा किया जाता था। भोजन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि इंसानों का इतिहास। भोजन हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। जैविक विकास के लिए आवश्यक पौष्टिकता और ऊर्जा हमें भोजन से ही मिलती है, पर यह हमारी स्पिरिचुअल और सांस्कृतिक पहचान भी होती है। यह मित्रों और परिवारों को एकजुट करने, क्रांतियों को गतिशीलता देने, संस्कृतियों का आदान प्रदान करने और हमारे जीने के तरीके को बदल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पुरखों को धान के बारे में बहुत पहले से मालूम था, पर खेती का जो पहला तरीका था, जिसे झूम खेती के रूप में जाना जाता है, उसमें जमीन की कोड़ाई जोताई नहीं की जाती थी। जमीन में छेद या छोटा गड्ढा बनाकर उसमें बीज बो दिए जाते थे या फिर बीजों को यूं ही खेतों में छींट दिया जाता था, जैसे मकई, बाजरा, मटर, कुर्थी, अरहर, उड़द आदि। बाद में लोगों ने मड़ुआ या रागी, ज्वार बाजरा, कोदो, कुटकी, कंगनी, चेना, गोंदली, सावा की खेती शुरू की। इसमें से अधिकांश अनाज सिर्फ एशिया और अफ्रीका में ही उगाए जाते हैं। वहीं कुछ की प्रजाति केवल भारत में ही पाई जाती है और कहीं नहीं। मकई और मड़ुआ जैसे अनाजों की विशेषता है कि ये सिंचाई के मोहताज नहीं होते। शुष्क मौसम और बहुत कम पानी में भी फलते फूलते हैं। इनके बोने और काटने में भी बहुत कम मेहनत लगती है। ये किसी भी भौगोलिक परिवेश में, किसी भी जलवायु में और आसानी से किसी भी जमीन पर उगाए जा सकते हैं। जेनेटिक तौर पर इनमें सूखे मौसम, कीटों व कीड़े मकोड़ों और बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया से बचाव की क्षमता होती है। मूल पोषक तत्वों और फाइबर के अलावा इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इनके पौधे बड़े और पत्ते चौड़े होते हैं, जो मवेशियों के चारे और जलावन का बड़ा स्रोत है। इनके साथ साथ खेतों में छोटी छोटी दूसरी साग सब्जियों की खेती भी की जा सकती है, जबकि धान के साथ और कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है। धान को बोने, उगाने, काटने, मिसने से लेकर और उसे उबालकर चावल बनाने तक में जितना समय और मेहनत लगता है, उसकी तुलना में मड़ुआ तो लगाओ, काटो और खाओ होता है। और मकई तो बिल्कुल फटाफट भोजन है, बस तोड़ो और खाओ। इसीलिए आदिवासी लोगों का यह प्रिय और भरोसेमंद अनाज था। ये जहां उन्हें स्वस्थ बनाए रखता था, वहीं उनके जिंदा रहने की गारंटी भी प्रदान करता था। बारिश नहीं होने पर धान की फसलें अक्सर उनके साथ धोखा करती थी, पर मकई, मड़ुआ और बाजरा उन्हें सूखे के दिनों में भी अन्न देकर उनको जिंदा रखती थी। एक आदिवासी कहावत में कहा भी गया है, धान बेईमान है, कोदो कुटकी जान है। कहते हैं, पहले हर धार्मिक विधि विधान और सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों पर, शादी ब्याह और मृत्यु अनुष्ठानों में चावल नहीं, सृष्टि माता, प्रकृतिगत आत्माओं और पुरखों को मड़ुआ और मड़ुआ से बनी बियर ही भेंट की जाती थी। लेकिन आर्यों की मनुवादी फूड लॉ और पुलिस ने और ब्रिटिश शासन की फूड नीतियों के फलस्वरूप और आजाद भारत में 60 के दशक में चलाए गए ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते बड़े पैमाने पर धान और गेहूं की खेती ने इन देशी अन्न पुरखों को मार दिया। नए उभरे शहरी समाज ने कुलीन वर्गों की नकल करते हुए
मड़ुआ को नहीं खाने लायक घोषित कर चावल की पवित्रता और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई दी। इस तरह 70 के दशक के आते आते मड़ुआ, कोदो, कुटकी और मक्का हमारे भोजन की थाली से पूरी तरह से गायब हो गए। उनकी जगह भात वाली थाली ने ले ली। यह कहना बहुत मुश्किल है कि मड़ुआ का प्रयोग कब और कैसे कम हुआ, लेकिन जो संकेत मिलते हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्य भोजन के रूप में इसके उपयोग में कमी आर्यों के आगमन के बाद हुई है, विशेषकर तब जब आर्यों ने भारत में जाति आधारित वर्ण व्यवस्था कायम की। इसके तहत न केवल जन्म और पेशे के आधार पर भेदभाव, दोहन और शोषण आधारित व्यवस्था खड़ी की गई, बल्कि अन्न के उपयोग और खानपान को भी सांस्कृतिक श्रेष्ठता का मानक और नस्लीय उत्पीड़न का हथियार बना दिया गया। बेंगलुरु के पास लेपाक्षी स्थित वीरभद्रस्वामी मंदिर में मिले स्थापत्य से इस बात की पुष्टि होती है कि चावल का प्रचलन एक पवित्र भोजन के रूप में शायद उच्च वर्ण के लोगों में ही था। मंदिर में इसको बनाने का मतलब है कि चावल एक पवित्र और प्रतिष्ठित भोजन है, यानी यह एक आम भोजन नहीं बल्कि कुलीन वर्ग का भोजन था, जो उन्हें अन्य लोगों से अलग करता था और उनकी विशिष्ट हैसियत और ताकत को प्रदर्शित करता था। मंदिर में बनाए गए थाली और केला पत्ता के ये पत्थर प्रतिरूप 14वीं से 16वीं सदी के हैं। ब्रिटिश लेखक फ्रांसिस बुखानन ने 1807 में लिखा है, मेरे बंगाली और मद्रासी सेवक जो भात के शौकीन हैं, मड़ुआ को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जाहिर है तब के जमाने में अंग्रेज अफसरों के सेवक केवल उच्च वर्ण के लोग ही हुआ करते थे। लेकिन अब एक बार फिर से मड़ुआ लौट आया है, क्योंकि पिछले कई सालों के दौरान भात और अप्राकृतिक खान पान ने लोगों के स्वास्थ्य को बुरी तरह से चौपट कर डाला है। आज हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज की चपेट में है। पहले डायबिटीज होता है, फिर उसके अंग्रेजी इलाज से अनेक बीमारियां पकड़ लेती है और अंततः बीमार व्यक्ति डायलिसिस पर पहुंच जाता है। यह जानलेवा बीमारी तब नहीं थी जब हम लोग मड़ुआ, गोंदली, कोदो, कुटकी आदि खाया करते थे। इसलिए भात और आधुनिक खान पान वैसे ही जानलेवा है जैसे कि आधुनिक विकास। याद रखिए, मड़ुआ जैसे पुरखा अनाज ही हमें बचा सकते हैं। इसीलिए पुरखा लोग कह गए हैं, धान बेईमान है, कोदो कुटकी जान है।